अगर आपको ऐसा लगता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में सिर्फ मतलब साल और नेताओं के नाम याद रखने से हम ये एग्ज़ाम पास कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है, कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो तुम लोग बोलोगे कि नहीं मैपवा नहीं दिखाया, मैपवा भी दिखा देते हैं भाई, क्या है मैप क्यों दिया है और क्या बता रहा है। जल्दबाजी में पढ़ने की कैसी हमारी आदत हमें नेगेटिव मार्किंग तक पहुँचा सकती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। क्या आपको लगता है कि एनसीईआरटी को ऊपर से रटने से आपका यूपीएससी निकल जाएगा? तो यूपीएससी 2026 सेट डी का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इस एक सवाल ने लाखों कैंडिडेट इंक्लूडिंग टू मी ऑल्सो, मैं भी थी उसमें, एग्ज़ाम हॉल के अंदर रुला दिया, क्योंकि एग्ज़ामिनर ने यहाँ एक ऐसा ख़तरनाक ट्रैप लगाया जिससे 90% लोग डिकोड नहीं कर पाए और ऊपर से एक ऐसा अनजान नाम डाल दिया जो किसी नॉर्मल बुक में मिलता ही नहीं है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे द हिंदू के छोटे से आर्टिकल ने इस सवाल को कैसे घुमा फिरा के पूछा, कैसे यूपीएससी ने स्टूडेंट के साथ ट्रैप रचा और कैसे इस ट्रैप से बच सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 सेट डी का आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो जाकर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एशियन एंड मॉडर्न नेम्स ऑफ रावी इज़ आर करेक्टली मैच। ठीक है, तो ये सवाल हमसे पूछ रहा है कि प्राचीन और मॉडर्न नदियों के नामों में कौन सा सही मैच है। चलिए इसका पोस्टमार्टम करते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एसेंट नेम मॉडर्न नेम वितस्ता चिनाब अस्किनी झेलम परुशनी रावी यवती व्यास। ऑप्शन नंबर ये 3 सही है, बाकी सब गलत है। तो कैसे ये 3 सही है और बाकी सब इनकरेक्ट कैसे है, चलिए देखते हैं। और मैंने ये मैप भी लगा दिया है क्योंकि इसको समझने में इजी हो कि किस तरह से ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ये तीनों गलत है और ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 पेयर 1 और 2 यहाँ लिखा है कि वितस्ता चिनाब और अस्किनी झेलम, लेकिन दोस्तों यहाँ सच्चाई ये है कि ये जो वितस्ता है ये चिनाब का नहीं बल्कि एक्चुअली में झेलम का नाम है और अस्किनी जो है ये चिनाब का नाम है। एग्ज़ामिनर ने जानकर इन दोनों के नामों को आपस में स्वैप कर दिया, अदला बदली कर दी। ठीक है, ताकि मतलब जो जल्दबाजी में रहे, वो जो जल्दबाजी में स्टूडेंट रहते हैं वो उसे गलत कर दे। समझ में आया? इसलिए पेयर 1 और 2 दोनों गलत है। चलिए देखते हैं पेयर 3। देखो पेयर 1 और 2 दोनों गलत है। ये वितस्ता जो है ये चिनाब का नहीं झेलम का नाम है और अस्किनी झेलम का नहीं चिनाब का नाम है। और ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 3 ये बिल्कुल सही है क्योंकि परुशनी रावी ये बिल्कुल सही मैच है। ये वही ऐतिहासिक नदी है जहाँ बैटल ऑफ 10 किंग्स लड़ा गया था, जिसका जिक्र ऋग्वेदा के 7 मंडलाज में है। ठीक है, और अब देखते तो अब बात करते हैं इस पूरे क्वेश्चन के सबसे बड़े बाउंसर की। ऑप्शन नंबर 4 यवती। बहुत से बच्चों को लगा कि शायद व्यास का ही कोई दूसरा नाम होगा, इंक्लूडिंग टू मी, मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन नहीं, व्यास का असली नाम विपाशा है और यवती एक बिल्कुल अलग स्ट्रीम। ठीक है, ये बिल्कुल अलग स्ट्रीम थी जो बलूचिस्तान या घाघर हकरा रीजन में बहती थी। और पता है ये यूपीएससी ने क्यों पूछा और कहाँ से पूछा? तो इसका स्टैटिक पहले देख लो कहाँ से आता है ये क्वेश्चन। एशियन इंडिया RS शर्मा, ऐसा डायरेक्ट वे में नहीं पूछा जाता। ठीक है, और क्लास 6 का NCERT आवर पास्ट 1 घुमा फिरा करके स्टैटिक बुक
ठीक है, NCERTs एंड स्टैंडर्ड बुक। और करेंट अफेयर में जो रहा, ये स्टैटिक मैंने आपको सब बता दिया है। और देखो करेंट अफेयर में जो रहा, यहाँ पे मैंने ये शो भी कर दिया, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि ये सही बात है कि नहीं। देखो ये 2025, ठीक है, सितंबर से नवंबर 2025 के बीच द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में घाघर हाकरा बेसिन के पुराने रास्तों, ठीक है, रास्तों की आर्कोलॉजिकल खोज पर बड़े बड़े आर्टिकल्स छपे थे, जहाँ की दुर्लभ नाम जैसे यवती का जिक्र आया था, जो जैसे ही अपने पेयर जो 4 था वो गलत किया, आपका सही आंसर निकल कर आ जाता ऑप्शन नंबर 3। तो ये ऑप्शन मतलब 2025 का ये इनडायरेक्ट वे इसमें दिया हुआ था, ठीक है, करंट अफेयर में, इसलिए मैंने ये करंट अफेयर का यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर भी शेयर कर दिया है, ठीक है। और ये बनाने में बहुत समय लगा, इससे पहले मैं ये पूरा खोज कर रही थी तो वो डिलीट भी हो गया था बहुत सा फाइल, तो फिर मुझे ये फिर से बनाना पड़ा, इसलिए मुझे इतना टाइम चल गया ये बनाने में, ठीक है। और काफ़ी मैंने सर्च करके बनाया है कि ये कहाँ से पूछा गया था, क्यों पूछा गया था, किस लिए पूछा गया था, ठीक है। क्या ये पहले PYQs में आया है? तो ऋग्वेदिक रिवर्स पर UPSC पहले 3 से 4 बार, ठीक है, 3 to 4 टाइम अलग अलग तरीके से सवाल पूछ चुका है, जिसे पहले 2020 में इंडस ट्रिब्यूटरी पर, लेकिन 2026 में उन्होंने पहली बार पंजाब की बाकी मुख्य नदियों के साथ एक बहुत ही अनहेल्ड नाम यवती जोड़कर लेबल अप कर दिया। बहुत ही इसके वजह से ये क्वेश्चन काफ़ी हार्ड था, और इस हार्ड क्वेश्चन की वजह से बहुत से आई थिंक 90% लोगों का ये क्वेश्चन गलत हो गया है। सो दैट्स द रीज़न मैंने ये सोचा कि इसको पूरा खोल के देख लेते हैं, इसका चिट्ठा कहानी क्या है, क्यों पूछा गया, किस लिए पूछा गया, कहाँ से पूछा गया, ठीक है। इसलिए मैंने आपके साथ ना मैप भी शेयर कर दिया है कि ये आपको मतलब कोई दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है, इजी वे में समझ जाए और आप कभी ये भूले नहीं। और करंट अफेयर तो 2 साल का मस्ट है, ठीक है, वो आपको देखना ही है, और ये थोड़ा सा लॉजिक वे में समझना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जो UPSC क्वेश्चन पूछ रहा है वो डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, इसको इनडायरेक्ट तरीके से पूछ रहा है, घुमा फिरा के पूछ रहा है, और ट्रैप भी लगा रहा है, और ऐसा लॉजिकल ट्रैप लगा रहा है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो मैंने क्वेश्चन 1 और 2 अपने फर्स्ट पार्ट में आपके साथ शेयर किया था, तो वो वीडियो अभी अब तक आपने नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ देखिए। और ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का सबसे भव्य और बड़ा स्तूपा कौन सा है, तो आप में से 90% लोगों को कहेंगे कि सांची स्तूप, और यही सोचकर UPSC प्रीलिम्स 2026 में लाखों बच्चों ने अपना सिलेक्शन डुबो दिया। मैं भी उसमें थी, क्योंकि लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर। इसमें एक ऐसा होशियार ट्रैप लगाया गया है जो आपकी पूरी NCERT के ज्ञान को घुटनों पर लेकर आ जाएगा, ठीक है, पूरी NCERT ज्ञान को पूरा डुबो देगा। आज मैं आपको ये दिखाती हूँ कि कैसे ये NCERT का ऐसा घुमा फिरा करके, करंट से ऐसे घुमा फिरा करके पूछा है, ठीक है। तो इसका आज जो हम लोग करेंगे ब्रेक डाउन क्वेश्चन नंबर 4 का। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द अमरावती स्तूपा एंड इट्स रिलीफ स्कल्पचर is are correct? Option 1, it was located in the lower Krishna Valley. Option 2, in India it was next only the Sanchi Stupa in size. Option 3, the Amravati School of Sculpture made a lasting impact
on the later South Indian sculpture and its products were carried to Sri Lanka and Southeast Asia। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि 1 and 3 करेक्ट है एंड ऑप्शन नंबर 2 इनकरेक्ट। तो देख लेते हैं क्यों इनकरेक्ट है और क्यों करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 में बताया गया है कि ये लोअर कृष्णा वैली यानी कृष्णा नदी के निचले घाटी वाले में स्थित था। ऑप्शन 2 बता रहा है कि भारत में साइज यानी अक्सर ये मामले में ये सांची स्तूपा के बाद दूसरे नंबर पर आता था, ये गलत है। और ऑप्शन नंबर 3 बता रहा है कि अमरावती मूर्तिकला के बाद साउथ इंडिया पर एक गहरी और लंबे समय तक रहने वाली छाप छोड़ी और इसके बनाए हुए प्रोडक्ट्स आर्ट वर्क्स श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया तक ले जाए गए थे। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 अमरावती स्तूपा जैसे ऐतिहासिक रूप से महाचैत्य भी कहा जाता है, आंध्र प्रदेश के गंटूर डिस्ट्रिक्ट से स्थित था। ये बिल्कुल कृष्णा नदी के नहरे लोअर कृष्ण वैली में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसलिए 1 सही है। और ऑप्शन नंबर 2 हम लोग आज सांची स्तूपा को एकदम सही सलामत देखते हैं तो लगता है वहाँ वही सबसे बड़ा लोग होगा, लेकिन इन ऐतिहासिक रूप से जब अमरावती स्तूपा अपने पीक मतलब प्राइम पर था तब वो भारत का सबसे बड़ा लार्ज स्तूपा था। इसका बेस डायमीटर लगभग कितना? इसका बेस डायमीटर लगभग 50 मीटर्स था, जो सांची के ग्रेट स्तूपास से बहुत बड़ा और जो सांची के ग्रेट स्तूपास 36.5 मीटर से बहुत बड़ा और ऊंचा था। इसलिए ये सांची के बाद नेक्स्ट ओनली नहीं था बल्कि उससे इन सिंपल वे यानी ये सांची से छोटा नहीं उससे बड़ा था, जो कि स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट का असर बाद के साउथ इंडिया डायनेस्टीज़ जैसे पल्लवास और चोलास की आर्किटेक्चर पर साफ दिखता है। साथ ही मैरीटाइम ट्रेड समुद्री व्यापार के ज़रिए इनका वाइट लाइमस्टोन स्टाइल और बुद्धिस्ट स्कल्पचर श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया थाईलैंड और जावा तक पहुँचे थे। ठीक है, इसलिए ये भी आंसर सही है, ये भी ऑप्शन सही है। देखो मैंने यहाँ पे मैंने आपके साथ मैप भी शेयर कर दिया है अमरावती स्तूपास एंड स्कूल्स ऑफ आर्ट की कॉन्सेप्ट कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहला बता रहा है कि ये लोकेशन के बारे में है जो ये दिखाती है कि आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के पास है और इसे सातवाहनाज और इक्ष्वाज का सपोर्ट था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसलिए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 ये साइज है जिसमें ये साइज के बारे में बता रहा है जिसमें सांची स्तूपा और अमरावती की तुलना करके बताया गया है कि अमरावती एक्चुअली में सांची स्तूपा से बड़ा था। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 3 बता रहा है कि इसका कल्चरल और दिखाया गया है कि कैसे इसका असर बाद के साउथ इंडिया स्कल्पचर जैसे कि पल्लवा और चोला के में पड़ा। साथ ही इसके प्रोडक्ट एशियन ट्रेड रूट्स के जरिए श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया तक भी गया। तो इसलिए मैंने ये आपके साथ मैप भी शेयर कर दिया है ताकि डिफ़िकल्टीज़ नहीं हो। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे किस तरह से आपके स्टैटिक से घुमा फिरा के कनेक्ट करता है और कैसे करंट अफेयर बिफोर 2 इयर्स का कनेक्ट करके घुमा के पूछता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं।
ये मैंने आपके साथ ना देखिए ये क्या किया है, कब पूछा गया है, ये भी मैंने आपका स्क्रीनशॉट भी इसमें अटैच कर दिया है क्योंकि समझ में आए। मोस्ट ऑफ द पीपल दे थॉट दैट मैं सही बता रही हूँ कि नहीं, सो इसलिए डेट्स द रीज़न मैंने इसको भी लगा दिया है। और ये टॉपिक कहाँ से आया था, तो इसका सोर्स क्या है, स्टैटिक सोर्स। ये क्लास 11 के एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट पार्ट 1 नितिन सिंघानियाज और इंडियन आर्ट एंड कल्चर से, ठीक है, क्लास 11 और चैप्टर 4 के पोस्ट मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडिया आर्ट एंड आर्किटेक्चर से आया था, ठीक है। अब देखो ये नितिन सिंघानिया और आर्ट एंड कल्चर से लिया गया है, जहां अमरावती स्कूल और वाइट लाइमस्टोन के बारे में दिया गया है, ठीक है। और अब ये देखते हैं करंट अफेयर, मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी लगाया है और कहाँ से आया था ये, ठीक है। ये टॉपिक न्यूज़ में था 2026 में, इसलिए पूछा गया क्योंकि ये 2025 में न्यूज़ में था, ठीक है, काफ़ी चर्चा में कि अमरावती मार्बल्स के अपग्रेड गैलरीज का रिफर्बिशमेंट, मतलब कि दोबारा किसी चीज़ को उसको नए जैसा बनाना या उसको ठीक करना, ठीक है। ये और पब्लिक ओपनिंग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इवेंट में था। इसके अलावा लेट 2025 में जॉइंट मैरीटाइम आर्कोलॉजी सेमिनार्स हुए थे, जिसमें लोअर कृष्णा वैली और श्री कृष्ण मोनेस्ट्रीज का कल्चरल लिंक्स को हाईलाइट किया गया था, जहां स्टेटमेंट 3 उठाया गया है, जहां से समझ में आया, इसलिए स्टेटमेंट से यहाँ से उठाया गया है। एक बात तो ये अब जानना ही पड़ेगा कि अब यूपीएससी वाला जो है कोई भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, या वो स्टैटिक से उठा के पूछे या वो न्यूज़पेपर से उठा के पूछे, आपको इनडायरेक्ट तरीके से पूछेगा और इस तरह घुमा के पूछेगा, इस तरह आपको एकदम ट्रैप कर देगा कि आपको वो चीज़ समझना काफ़ी हेवी और मुश्किल लगेगा, ठीक है। और इस साल 2026 में आप लोगों ने देखा था कि एक्स वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था, 3 क्वेश्चन, तो वो भी डिस्कशन करेंगे आगे। और मुझे तो ये गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ कि जैसे 2026 में एक्स वाला क्वेश्चन था ना, 2-3 ही पूछा था, मुझे लगता है 2027 में कम से कम ये 10 से ऊपर ही जाएगा, आई थिंक, जैसा ट्रेंड चल रहा है अभी, देखते हैं पर क्या होगा। और ये PYQs में था कि नहीं, अब PYQ से कनेक्ट करते हैं कि ये PYQs में था कि नहीं था। तो ये स्तूपा सांची अमरावती पर पिछले 10 सालों में 6 टाइम्स से ज़्यादा सवाल आ चुके हैं। यूपीएससी हमेशा इस फैक्ट का फ़ायदा उठाता है कि सांची आज सबसे अच्छी हालत में बचा है, इसलिए बच्चे उसे ही हर चीज़ में बड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। इसी वजह से कन्फ्यूज़न हुआ था एग्ज़ाम में। और ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट इसलिए था क्योंकि हमने हमेशा किताबों में सांची स्तूप की सबसे सुंदर और पूरी फ़ोटो देखी है, बाकी अमरावती के सब सिर्फ मतलब रन बचे हैं, इसलिए दिमाग बिना सोचे समझे क्या करेगा, 2 को सही मिला लेता है, सही में। तो दिमाग में इससे ये समझ में आता है कि यूपीएससी सिर्फ रट्टा नहीं देखता आज अब के टाइम में, तो पहले के बात तो छोड़ ही दो, अब का विजुअल और लॉजिकल दिमाग चेक करता है। अगर आपको 2026 के बाकी सारे क्वेश्चन का ऐसा ही माइंड ब्लोइंग और मैप बेस्ड एनालिसिस चाहिए तो आगे चलिए, ठीक है। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पढ़ हो गया है, और मैप भी कनेक्ट कर दिए, करंट अफेयर भी कनेक्ट कर दिए, PYQs भी कनेक्ट कर दिए, ठीक है। और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने अपने पहले वीडियो में शेयर कर दिया था, तो आपने अभी तक नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2026 का सेट डी, क्वेश्चन नंबर डी। अब इसमें देखते हैं ये कैसे फंसाया है इस क्वेश्चन ने हम लोगों को। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि यूपीएससी ने कैसे एक अल्फ़ाबेट के हेर फेर से हम सब स्टूडेंट को कैसे ये ट्रैप किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द किंग एंड हिज डायनेस्टी इन अर्ली हिस्टोरिकल तमिलकम इज आर नॉट करेक्टली मैच। तो किंग डायनेस्टी, सेंगटुअन, चेरा, उदयजयल, चोला, नेदुजेलियन, पांड्या। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 क्यों करेक्ट है, किस लिए करेक्ट है, और ये टॉपिक करंट अफेयर में था कि नहीं था, और ये पीछे PYQ से पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। ठीक है, चलिए आज इसका पूरा कर लेते हैं हम पोस्टमार्टम। तो इसका मैंने आपके साथ माइंड मैप भी शेयर कर दिया है, तो पहले इसको देख लेते हैं क्यों सही है, फिर माइंड मैप की तरफ आएंगे। ठीक है, तो पहला सेंगटुअन सही मैच है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, देखो ध्यान से, नॉट करेक्टली मैच। तो 2 नंबर नॉट करेक्टली मैच है, बाकी 1 एंड 3 करेक्ट है। ठीक है, तो 1 क्यों करेक्ट है, चलो देखें। सेंगटुअन चेरा ये सही है, क्योंकि सेंगटुअन जिन्हें चेरा सेंगटुअन या रेड चेरा भी कहा जाता है। ठीक है, चेरा वंश के सबसे महान और प्रसिद्ध राजा थे। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य इपिक शिल्पट्टाक्रम ने इनका जिक्र आता है। उन्होंने ही कंगनी गॉडेस ऑफ चास्ती मतलब पवित्र की देवी के लिए मंदिर बनवाया और पत्नी कल्ट मतलब पत्नी पूजा की शुरुआत की थी। ठीक है, इन्होंने ही पत्नी पूजा की शुरुआत की थी। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। और देखो ये मैंने मैप में भी शो किया है, ये मैप मैंने शेयर किया है। ये मैप हमें बतला रहा है कि चेरा, चोला और पांड्या के बारे में जानकारी दे रहा है। ठीक है, इसमें हर राजवंश का शाही दिया हुआ, प्रतीक दिया हुआ, चिन्ह दिया हुआ है कि कौन क्या था। जैसे चेरा का प्रतीक धनुष है, क्या है ये, धनुष दिया हुआ है, धनुष बाण। और चोला का बाघ है, चोला का दिया हुआ है बाघ। और पांड्या का चिन्ह क्या दिया हुआ है, फिश। ठीक है, और इसमें ये चेरा, चोला और पांड्या का दिया हुआ है फिश। ठीक है, और ये यूपीएससी में ये भी बताया गया, ये वाला मैप में बताया गया है कि उदयनजयल चोला नहीं बल्कि चेरा राजा थे। ठीक है, उदयनजय चोला नहीं चेरा वन के राजा थे। अब देखो ऑप्शन नंबर 1 हो गया है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है भाई, देख लेते हैं। ये इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि उदयनजयल ये चोला गलत है। इसलिए है क्योंकि उदयनजयल चोला वंश के नहीं बल्कि चेरा वंश के एक बहुत पुराने और महान शासक थे। संगम साहित्य में एक दिलचस्प कहानी है कि इन्होंने महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में दोनों पक्षों की सेनाओं को मतलब उनके जो सिपाही थे बहुत बड़े पैमाने पर खाना खिलाया था। ठीक है, इसलिए यूपीएससी ने उन्हें चोला के साथ जोड़ दिया, जो कि गलत है। इसलिए ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और एग्जामिनर ने यू और के का ट्रैप लगाकर इन्हें चोला बना दिया, क्योंकि सवाल में नॉट करेक्टली मैच पूछा है। हमारा सही आंसर होगा 2। नंबर 3 देखते हैं, नेदुजेलियन। ये पांड्या सही है, क्योंकि नेदुजेलियन पांड्या वंश के सबसे बड़े योद्धा राजा थे। उन्हें उनकी सबसे बड़ी मिलिट्री जीत बैटल ऑफ तलाई लिंगानम
के लिए जाना जाता है, जहां उन्होंने अकेले चेराज, चोलाज और पंच छोटे सरदारों की मिली-जुली सेना को हराया था। ठीक है, अब ये देखते हैं ये स्टैटिक से कैसे कनेक्ट है। ये स्टैटिक में एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। जैसे बॉडी के लिए खून ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है, वैसे ही यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी मस्ट है। तो ये एसेंट इंडिया आरएस शर्मा, ठीक है, और तमिलनाडु में के बुक से आया था। ठीक है, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्ट वे। ठीक है, डाउन ऑफ हिस्ट्री इन द डीप साउथ और तमिलनाडु स्टेट बोर्ड 11 हिस्ट्री की बुक से बनाया गया है, जहाँ इन राजाओं की लिस्ट दी हुई है। ठीक है, अब ये देखो कि ये करंट अफेयर में कैसे लिंक था। करंट अफेयर में ये कैसे लिंक था, देखो मैंने ना इसका ये भी कनेक्ट कर दिया है, जो करंट अफेयर में पूछा गया था 2025 में। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे और डिटेल में बता दिया है कि ये 2025 के बीच तमिलनाडु के प्रसिद्ध आर्कोलॉजिकल साइट के जहादी और कोडुमनल में बहुत बड़ी एक्सकवेशन खुदाई चल रही थी। और द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में ओपन साइट में मिले मैरीटाइम आर्टिफैक्ट्स को सेंगोटनम और नेदुजेन के काल से जोड़कर दिखाया गया है। ठीक है, जिस वजह से ये न्यूज़ में थे। ठीक है, जिस वजह से ये न्यूज़ में बने हुए थे, इसलिए ये घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछ लिया है। अब ये PYQ से कैसे कनेक्ट है, क्योंकि ये पिछले कुछ सालों में संगम लिटरेचर, वैली, उमर जैसे टर्म्स जैसे 5 बार सवाल पूछ चुका है। जैसे प्रीलिम्स 2022 में और 2023 में पोर्ट, ठीक है, और 2026 में उन्होंने बेसिक टर्म छोड़कर डायरेक्ट राज्यों के नाम पर स्विच कर लिया। इसलिए ये सवाल डिफ़िकल्ट था, राज्यों के नाम पर स्विच कर लिया। और उन्होंने काफ़ी ट्रैप भी लगाया यूपीएससी वाला ने, जिसकी वजह से ये आई थिंक 90 to 95% स्टूडेंट्स ये वाला गलत कर दिए थे, इंक्लूडिंग टू मी ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि हमने भी एग्ज़ाम दिया है। तो क्वेश्चन नंबर हो गया ये कंप्लीट। अब देखते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो क्वेश्चन नंबर ये सब कंप्लीट हो गया है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर दिए हैं। और इसमें हमने क्या क्या जोड़ दिया है, PYQs, स्टैटिक से क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, फिर करंट से कहाँ पूछा है, मैंने वो मैप के साथ और स्क्रीनशॉट के साथ कि कैसे इंडस मतलब द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से कैसे घुमा फिरा के पूछा गया था। अब हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 6 क्यों पूछा गया ये क्वेश्चन, और ये डिफ़िकल्ट क्यों था, और इसे किस तरह से यूपीएससी वाले ने ट्रैप करके पूछा था, स्टूडेंट्स के लिए ट्रैप कर दिया था, और ये कैसे मतलब न्यूज़ में था या नहीं था, और ये पिछले साल PYQs में था या नहीं था, और स्टैटिक कैसे ये सवाल था कि नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन में है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में सिर्फ मतलब साल और नेताओं के नाम याद रखने से हम ये एग्ज़ाम पास कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि यूपीएससी 2026 में ये क्वेश्चन नंबर 6 जो दिमाग को घुरा देगा, क्योंकि ये पूरी तरह एकदम ऐसा, देखिए ये सवाल 1939 के उस दौर का है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंदर हौसले के साथ चुनाव तो जीता, पर उन्हें एक छोटे बड़े इंटरनल ग्रिडलॉक का सामना करना पड़ा। आज हम बात करेंगे इस सवाल की, जहां सबसे बड़े नेताओं जैसे जयप्रकाश नारायण और MN रॉय के पॉलिटिकल स्टैंडर्ड्स को लेकर
यूपीएससी ने ऐसा जाल बुना कि 95% बच्चे मतलब ढेर हो गए, इंक्लूडिंग टू मी। ये चलिए बिल्कुल शुरू से मतलब इसका ये ड्रामा को डिकोड करते हैं, ये क्या बता रहा है। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1939। तो ये सवाल 1930 के मशहूर त्रिपुरी क्राइसिस के दौरान कांग्रेस के अंदर चल रहे मतलब इंटरनल आइडियोलॉजिकल डायनामिक्स के गहरी समझ को चेक करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या बता रहा है, बॉस फेल टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ महात्मा गांधी। ऑप्शन 2, द कांग्रेस लेफ्ट वाज डिसयूनाइटेड एंड फेल टू सपोर्ट बॉस। ऑप्शन 3, द कम्युनिस्ट डिड नॉट सपोर्ट बॉस इन हिज endeavors। और ऑप्शन नंबर 4, the supporters of M.N. Roy and socialist leaders like Jayaprakash Narayan preferred Congress unity to supporting Bosch। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कौन सा ऑप्शन, और ये मैंने मैप भी लगा दिया है कि कौन क्या है, यह समझने में इजी हो। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं फिर आएंगे। तो पहला नंबर बोल रहा है ऑप्शन नंबर 1 कि बॉस महात्मा गांधी का विश्वास और सपोर्ट जीतने में कामयाब नहीं हो पाए। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। क्यों सही है, चलो देखते हैं क्यों सही है। क्योंकि जो त्रिपुरी सेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव डेमोक्रेटिक तरीके से मतलब पत्तभारी सीतारमनिया के खिलाफ जीत लिया था। गांधी जी ने सीतारमनिया की मतलब जहाँ गांधी जी ने सीतारमनिया की हार को अपनी पर्सनल डिफीट मतलब मेरी खुद की हार घोषित कर दिया। इसके बाद बॉस को महात्मा गांधी और उनके राइट विंग ओल्ड गार्ड कांग्रेस वर्किंग कम्युनिटी का पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस और वर्किंग कॉन्शियस नहीं मिल पाया, ठीक है, जिस वजह से डेडलॉक पैदा हो गया और वो विश्वास नहीं जीत पाए। तो ऑप्शन नंबर 1 ये सही है। और ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2, तो ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है कि कांग्रेस के अंदर जो लेफ्ट विंग थे वो आपस में बटे हुए थे और उन्होंने बॉस का साथ नहीं दिया। तो ये ऑप्शन भी सही है। अब चलो देखते हैं क्यों सही है। सुभाष चंद्र बोस ने पहले होप किया था कि वो कांग्रेस के सभी लेफ्टीज एलिमेंट को, ठीक है, अपनी लीडरशिप के अंदर एक साथ लेकर आए ताकि ब्रिटिश अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जा सके। लेकिन जब मतलब ऐतिहासिक संकट आया तो कांग्रेस के लेफ्ट पूरी तरह बटे हुए, ठीक है, निकला और उन्होंने नेताजी को मजबूती से सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो और आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है। चलिए देख लेते हैं भाई ऑप्शन नंबर 3 क्या है और ये क्यों गलत है। ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है कि कम्युनिस्ट ने बॉस के कामों में उनका साथ नहीं दिया, ये गलत है। कम्युनिस्ट पार्टी ने बॉस के कामों में उनका साथ नहीं दिया, ये गलत है। तो ये क्यों गलत है, चलिए इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं अच्छा से। अभी ये मैप भी देखेंगे, पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट सब क्या कह रहा है। ये आइडियोलॉजी रूप से नेशनल फ्रंट ग्रुप और कम्युनिस्ट फैक्शंस ने शुरुआत में नेताजी के रेडिकल एंटी वार सेंटेंस को पूरा ब्लॉक मतलब सपोर्ट किया था। उनका हमेशा से मानना था कि राइट विंग ओल्ड गार्ड के खिलाफ नेताजी सही है। इसलिए ये कहना कि कम्युनिस्ट ने सपोर्ट नहीं किया, ये ऐतिहासिक रूप से गलत है, ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 गलत है। और ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं।
कि एम.एन. रॉय के सपोर्टर्स और जयप्रकाश नारायण जैसे सोशलिस्ट नेता ने बोस के साथ देने के बजाय कांग्रेस की एकता यूनिटी को ज़्यादा ज़रूरी समझा। ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है भाई? चलो देख लेते हैं क्यों सही है। अच्छे से इसका पोस्टमार्टम कर लिया जाए कि ये सही है तो आखिर में क्यों सही है। कि जब मतलब पंट रेजोल्यूशन पर वोटिंग हुई जिसने कहा कि प्रेसिडेंट को गांधी जी की मर्जी के मुताबिक ही वर्किंग कमेटी चुननी होगी, तो जयप्रकाश नारायण की कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी न्यूट्रल रह गई। एम.एन. रॉय के फॉलोअर्स और सीएसपी नेताओं ने सोचा कि अगर हमें बॉस का खुलकर साथ दिया तो कांग्रेस टूट जाएगी। उन्होंने नेताजी के अल्टरनेटिव प्लान के बजाय कांग्रेस यूनिटी को बचाना सही समझा। इसलिए इस सपोर्ट की कमी के कारण नेताजी को रिज़ाइन करना पड़ा और उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही एक लेफ्ट विंग फैक्शन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 1, 2, 4 सही है। अब ये देख लो कि ये मैप क्या कह रहा है, अच्छा सा देख लेते हैं। चलिए मैप क्या कह रहा है वो देख लेते हैं, क्या बता रहा है ये मैप। ये मैप एकदम जो मैंने समझाया वही एकदम डिफाइन कर रहा है कि 1939 के त्रिपुरी सेशन के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक के बनने के रीज़न्स एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, पहला रीज़न ये था कि सुभाष चंद्र बोस ने, अभी मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया कि महात्मा गांधी के बीच अपोजिशन बहुत बढ़ गई थी। गांधी जी बॉस के रेडिकल आइडियाज़ के खिलाफ थे और बॉस अपनी वर्किंग कम्युनिटी नहीं बना पाए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये 2 क्या दिखा रहा है ये इमेज में कि दूसरा रीज़न ये था कि कांग्रेस का लेफ्ट विंग खुद ही डिसयूनिट था और बॉस के लिए एक कोहेसिव मतलब जोड़ने वाला फ्रंट नहीं प्रेजेंट कर पाया। ठीक है, और एक मिसकंसेप्शन ये भी था कि कम्युनिस्ट ने बॉस के साथ छोड़ दिया था, लेकिन ये फैक्चुअली गलत है क्योंकि सीपीआई ने तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बॉस को सपोर्ट किया था। ठीक है, ये मैप यही सब बता रहा है। और आखिरी रीज़न ये था कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और रैयत ने आपस में यूनिटी को इम्पोर्टेंस दी और बॉस के साथ देने की बजाय कांग्रेस की ओवरऑल यूनिटी को सीएसपी प्रायोरिटी दिया। ठीक है, अब चलते हैं आगे, ये कैसे कनेक्ट है पीवाईक्यू से, करंट अफेयर से, और चलो देख लेते हैं आगे इसका सोर्स क्या है, मतलब स्टैटिक कहाँ से ये पूछा गया था। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम से पूछा गया था, हिस्ट्री ऑफ बिपिन चंद्रा से। ठीक है, ये सोर्स से पूछा गया था, यहाँ से पूछा गया था। अब देखते हैं करंट अफेयर कहाँ से आया था। ये मैंने करंट अफेयर ना, इसका ये भी दिया गया था ये कि करंट में था ये, इसलिए ये पूछा गया था। ये टॉपिक देखो सुभाष चंद्र बोस का, इसलिए सुभाष चंद्र बोस से ये द हिंदू में था ये। ठीक है, नेताजी के बारे में, इसलिए मैं ये स्क्रीनशॉट भी मैंने लगा दिया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल नॉट बिलीव दिस थिंग्स कि वाकई में ये मतलब सही बता रही है कि नहीं बता रही है, कि ऐसी तरह पढ़ा रही है। तो डेट्स द रीज़न मैंने ये सब चीज़ शो ऑफ कर दिया है क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगा है बनाने में, इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया। और इसका पीपीटी मैंने एक बार बनाया दिया था बट वो डिलीट हो गया मुझसे गलती से, सो फिर से मुझे ये बनाना पड़ा, काफ़ी मेहनत लगा और ये डिलीट हो गया था, इसलिए इतना टाइम लग गया। ठीक है, अब देखो ये द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से जुड़ा हुआ है, 2024 और 25 में था ये। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कि नेताजी 1/5 बर्थ एनिवर्सरी के सेलिब्रेशंस और लगातार पराक्रम दिवस जनवरी 3 के मौके पर न्यूज़ में बहुत सारे एनालिटिकल ऐसे छपे थे।
द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ऑन कॉलम्स में 1939 के रिफ्ट पर बड़े डिबेट चल रहे थे, जहाँ से डायरेक्ट स्टेटमेंट 4 फ्रेम किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन उठा करके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में पूछा गया। अब ये देखते हैं कि ये क्या PYQ से करेक्ट था, क्या ये PYQ पहले आया है या सुभाष चंद्र बोस के बारे में या अनदर थिंग्स के बारे में। तो नेताजी और INA और लेफ्टिस्ट राइटिस्ट स्प्लिट पर पिछले 10 सालों में 4 से 5 बार सवाल आ चुके हैं। जैसे 2015 और 2019 के फैक्शंस पर, लेकिन 2026 में UPSC ने बेसिक फैक्टर्स छोड़कर हर एक इंडिविजुअल ग्रुप, ठीक है, CSP, MN रॉय फैक्शन के एग्जैक्ट पॉलिटिकल पोजीशन पर सवाल पूछा। ठीक है, और ये डिफ़िकल्ट क्यों था? क्योंकि ये नॉर्मल रूट लर्निंग करने वाले मतलब स्टूडेंट सिर्फ इतना याद रखते हैं कि बॉस ने सीतारमनिया को हराया और फिर रिज़ाइन कर दिया, लेकिन कम्युनिस्ट CSP और MN रॉय के चालाकी भरे स्टैंड को अक्सर लोग ऊपर से छोड़ देते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट इसलिए भी था क्योंकि ये नेशनल मूवमेंट के अंदर की इस मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स को समझना एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर में बहुत मुश्किल होता है। समझ में आया? इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट है एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से मतलब अटेंड नहीं कर पाए या गलत हो गया आंसर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, बाकी मैंने शेयर कर दिया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख ले, क्योंकि इसको जो मैंने पूरा डीप में इसका पोस्टमार्टम कर रही हूँ ना कि कैसे ये करंट अफेयर से आया, क्यों कितना साल पहले पूछा गया था करंट अफेयर में, कैसे इनडायरेक्ट आया, कैसे डायरेक्ट आया, कैसे PYQs में आया था कि नहीं आया और किस तरह से आया, ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट क्यों था, ये सब मैंने कनेक्ट किया है। तो इसलिए, और ये मैंने मतलब मोस्ट ऑफ द यूट्यूब चैनल में मैंने वीडियो देखा है बहुत सारा, ऐसे पूरा कनेक्ट करके नहीं बताता है यार, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ एंड आई नो वेरी वेल, मैंने भी एग्ज़ाम दिया है UPSC का। पता है एक चीज़ क्या है, जो ना मतलब जो टीचर्स नहीं समझा सकते हैं ना, अक्सर आप लोग ने स्कूल में देखा होगा कि मतलब जो चीज़ टीचर समझा नहीं सकते, जो चीज़ टीचर का समझ में नहीं आता, बट वही अगर बगल वाला कोई स्टूडेंट आपका समझा देगा ना तो इतना अच्छा से समझ में आ जाएगा कि वो चीज़ कभी भूल ही नहीं सकेंगे। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है बहुत बार। मैं जब कॉलेज में या स्कूल टाइम में पढ़ती थी तो कई बार टीचर्स का मतलब समझ में नहीं आता था टॉपिक, ठीक है, बट वही बगल वाले स्टूडेंट अगर कोई चीज़ समझा देता था ना, मतलब मेरी फ्रेंड वगैरह थी तो वो समझा देती थी तो इतना अच्छा सा समझ में आ जाता था कि वो फिर दिमाग से नहीं उतरता था। तो मुझे लगता है ना कि टीचर से बेहतर स्टूडेंट समझा सकते हैं जो इस फील्ड में हो, जो इस फील्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड जो इसने इस जर्नी में अभी है। मैंने 3 अटेम्प्ट दिया है, मैंने अपना 6 साल दिया है UPSC को, तो ऐसा लग रहा है कि मैं आपको समझा पा रही हूँ, बट ये आप ही बता सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ डिफ़िकल्टीज लग रहा है आपको तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। बट मेहनत तो बहुत लगी है मेरी एंड दैट्स द रीज़न टाइम भी बहुत लग गया है इसमें। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखो वीडियो लंबा रहेगा मगर इतना डीप वे में कहीं पर आपको नहीं ये देखने को मिलेगा, जितना डीप वे में जितना सर्च करके मैं इतना डिटेल में मैंने आपके साथ शेयर किया है सब चीज़। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, मतलब अगर आपको लगता है कि आपको मतलब किसी टॉपिक का 50% नॉलेज है तो आप UPSC का ये क्वेश्चन ज़रूर देखें, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इस एक सवाल मतलब इस एक अकेले सवाल ने एग्ज़ाम हॉल में बैठे लाखों एस्पिरेंट के दिमाग के साथ ऐसा साइकोलॉजिकल गेम खेला है ना कि लोग आते हुए क्वेश्चन को भी गलत कर बैठे। क्यों? क्योंकि एग्ज़ामिनर ने यहाँ एक ऐसा बेहतरीन हाफ ट्रूथ ट्रैप लगाया था। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे
मतलब जल्दबाजी में पढ़ने की आदत हमें नेगेटिव मार्किंग तक पहुंचा सकती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 किस तरह से यूपीएससी ने हमारे साथ ट्रैप खेला और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ब्रिटिश पॉलिसी इन अवध immediately after its annexation in 1856। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1856 में अवध के एनेक्सेशन मतलब कब्जा के तुरंत बाद ब्रिटिश पॉलिसी अंग्रेजों की नीति के बारे में नीचे दिए गए स्टेटमेंट पर, ठीक है, बताइए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1, द तालुकदार्स वेयर डिस्पोज्ड ऑफ देयर estates but allowed to retain their arms and forts. Option 2, a summary settlement was made in 1856, assuming that the talukdars were outsiders. Option 3, the British believed in taking revenue directly from the peasants by removing the talukdars। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 एंड मतलब ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। ऑप्शन ए करेक्ट है और ऑप्शन नंबर 1 इनकरेक्ट है। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 इनकरेक्ट क्यों है और ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट क्यों है और ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट क्यों है। मैप पर भी आएंगे बट बाद में, पहले देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 और 2 करेक्ट है क्यों करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कि तालुकदार से उनकी ज़मीनें जागीर तो छीन ली गईं पर उन्हें अपने हथियार और किले रखने की इजाज़त दी गई। ये ऑप्शन गलत है। तो देख लेते हैं ये ऑप्शन क्यों गलत है। चलो आगे चलो देखते हैं कि ये ऑप्शन जो दिया है गलत है और क्यों गलत है। ये सच है कि अंग्रेज़ों ने तालुकदार जो ज़मीन की से टैक्स कलेक्ट करने वाले मतलब बड़े ज़मींदार थे, उनकी ज़मीनों से बेदखल डिपोजिट कर दिया, लेकिन उन्हें हथियार या किले रखने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी। अंग्रेज़ों ने उनकी मिलिट्री ताकत को ख़त्म करने के लिए मतलब उनके मिट्टी के किले मड फोर्ट्स तोड़ दिए और उनके सारे हथियार और मतलब सरेंडर कर दिलवा दिया। ठीक है, सारे हथियार को सरेंडर करवा लिए। ठीक है, तो देखो यूपीएससी का ट्रैप, स्टेटमेंट का पहला हिस्सा बिल्कुल सही है पर आधा हिस्सा गलत है करके एग्जामिनर ने उन बच्चों को फंसा दिया है जो मतलब जल्दबाजी में पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ते। हम क्या करते हैं, आधा स्टेटमेंट पढ़ के निकल जाते हैं और ये हमारे साथ हो जाता है गेम। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है देख लेते हैं कि 1856 में एक समरी सेटलमेंट लाया गया जिसमें ये मान लिया गया कि तालुकदार ज़मीन के असली मालिक नहीं बल्कि आउटसाइडर यानी बाहरी लोग हैं जिन्होंने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ है। ये बिल्कुल सही है। चलो अब देखते हैं ये सही है तो क्यों सही है। क्योंकि मतलब अंग्रेज़ों ने 1856 में अवध में समरी सेटलमेंट लागू किया। ठीक है, वो एक ऐसी सोच मतलब आइडियोलॉजी बेस पर चल रहे थे कि तालुकदार तो ज़मीन के असली मालिक है ही नहीं। उन्होंने तालुकदार्स को आउटसाइडर मतलब बाहरी और ज़बरदस्ती ज़मीन हथियाने वाले के रूप में दिखाया। समझ में आया, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 क्यों सही है। ऑप्शन नंबर 3 बोल रहा है कि अंग्रेज़ों का मानना था कि बीच से तालुकदार को हटाकर सीधे किसानों मतलब पीजेंट्स के लगान या रेवेन्यू वसूल किया जाए। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो ये सही है। अब देखते हैं ये सही है तो क्यों सही है।
समरी सेटलमेंट का असली मकसद था कि डायरेक्ट मतलब सेटलमेंट अप्रोच। अंग्रेजों ने सोचा कि अगर हम इस मतलब मिडिलमैन यानी ताल्लुकदार को बीच से हटा दें तो किसानों से सीधे लगान वसूल कर पाएंगे। ठीक है, उन्हें लगा इससे कंपनी को प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू बढ़ेगा और किसानों की नज़र में उनकी इमेज एक रक्षक की बनेगी। लेकिन रियल में क्या हुआ, उन्होंने किसानों पर इतना ज़्यादा टैक्स ठोक दिया कि किसान और ताल्लुकदार दोनों मिल गए और उन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोल दिया। ठीक है, इसलिए ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन 2 और 3 बिल्कुल सही है। अब देखो ये स्टैटिक कहाँ से पूछा गया था। ये मैंने मतलब करंट अफेयर कनेक्ट किया है, वो मैं बताऊंगी अभी। पहले स्टैटिक देख लो, ये कहाँ से पूछा गया था। ये पूछा गया था क्लास मतलब NCERT 12 थीम इन इंडिया हिस्ट्री पार्ट 3 और थीम 11 रिवेल्स एंड द राज 1857 रिवोल्ट और बिपिन चंद्रा के बुक से उठाया गया था। ठीक है, ये बिपिन चंद्रा का जो बुक है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और स्पेक्ट्रम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वाजिद अली मतलब और NCERT जो कहाँ से पूछा गया था, NCERT के वाजिद अली शाह के देश निकाले और ताल्लुकदार के किले तोड़ने का पूरा मतलब जिक्र इसमें है, इस तरह के कहानी का। ठीक है, अब ये करंट अफेयर देख लो। ये करंट अफेयर ये 2025 में 2026 में पूछा गया, ये 2025 में था। किस तरह से था, नॉट इन डायरेक्ट वे बट इन डायरेक्ट वे इन इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में। ठीक है, अब देखो कैसे था ये करंट अफेयर में, मतलब 2025 के बीच में हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में ये 1857 के सोशो इकोनॉमिक ट्रिगर पॉइंट्स पर बड़े बड़े रिसर्च कॉलम्स आए थे जहाँ इस समरी सेटलमेंट को डिटेल में डिस्कस किया गया था। ठीक है, तो मैंने मतलब स्टैटिक और करंट के बारे में बता दिया। अब ये तुम देखो, अब ये PYQ देखो, क्या ये PYQ में पहले पूछा गया था, तो ये देख लेते हैं, इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं अच्छा से। अवध और 1857 के एग्रियन कानून पर पिछले 30 सालों में 5 से 6 बार सवाल आ चुके हैं, जैसे प्रीलिम्स 2007, 2012, 2020 में। ठीक है, लेकिन नहीं, ये भी सुन लो, 2026 में उन्होंने ऊपर से डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स ना पूछकर एकदम माइक्रो लेवल मतलब एकदम अंदर डीप से एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स पर सवाल पूछा है। ये डिफ़िकल्ट क्यों था, क्योंकि अब ये स्टेटमेंट में देख, तो मैंने ये क्वेश्चन के शुरू में इसे हाफ ट्रू ट्रैप इसलिए कहा था क्योंकि स्टेटमेंट 1 में पहला पार्ट पढ़ते ही दिमाग कहता है हाँ ताल्लुकदार को बेदखल किया गया था, और बच्चे मतलब टिक मार देते हैं ऐसे। मैं भी वही देखो, बाकी का पार्ट मतलब वो सोचते ही नहीं, अलाउड टू रिटेन आर्म्स, वही गलती इंसान कर देता है। ठीक है, और सेटलमेंट मतलब दिमागी कंसेप्ट पता होना ज़रूरी था कि अंग्रेज़ों की सस्ती सोच क्या थी, ताल्लुकदार को आउटसाइडर मानना, ये सब मतलब डीप में हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। कोई भी चीज़ को मतलब ऊपर से अब काम चलाओ पढ़ाई नहीं चाहिए। अब डायरेक्ट वे में तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा यार, अब इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, एकदम घुमा फिरा करके। मतलब समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर मैंने ये सब हो गया है, मतलब ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है, मगर मैं एक चीज़ छोड़ दिया है। मैंने क्या छोड़ दिया है? आपको मैप समझाना। ये मैप समझाना बहुत ज़रूरी है, ये मैप समझाए बिना मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि पता भी चलना चाहिए ये मैप दिया है तो भाई क्या दिया है, क्यों दिया है। ठीक है, मैप क्या कह रहा है? पहला ये कह रहा है कि ताल्लुकदार के बारे में है, जो मैंने अभी अच्छा समझाया आपको, कि क्लेम ये था कि ताल्लुकदार अपनी ज़मीन को मतलब देंगे, लेकिन उनको हथियार और मतलब किले
रखने दिए जाएंगे। लेकिन असल में मतलब असलियत क्या थी कि उनके हथियार छीन लिए गया और किलों को तोड़ दिया गया। ठीक है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। और ऑप्शन नंबर ये 2 है कि जो मैंने अभी आपको समझाया कि दूसरा पॉइंट समरी ये है कि ब्रिटिश लोग तालुकदार को बाहरी या दखल अंदाज समझते थे और उनको ज़मीन पर कोई परमानेंट हक नहीं मानते थे। तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 3 ये मतलब मैप कह रहा है कि इसमें टैक्स सीधा किसानों से लिया जा रहा था और बीच के लोगों यानी तालुकदार को हटा दिया गया। तो इसलिए ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो ये मैप मैंने इसलिए दिया है क्योंकि मतलब जो स्टेटमेंट जो क्वेश्चन दिया गया है वो अच्छा से समझ में आए एंड एक विजुअल दिमाग में अच्छे से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो सब क्वेश्चन मैंने वो कर दिया है आपके साथ, जितना भी PYQs, करेंट अफेयर्स, स्टैटिक्स सब लिंक कर दिया है। और अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट कर देना। और अभी देख लेते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं। देखो यार, लॉन्ग थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा डीप वे में है, थोड़ा लंबा रहेगा वीडियो, बट आपको समझ में इस तरह से आएगा कि आप दोबारा भूल नहीं सकेंगे क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है। समझ में आया इसको बनाने में, PPTs को बनाने में। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आज हम जो भारत में जाति और धर्म के नाम पर राजनीति देखते हैं, गठबंधन बनते देखते हैं, इसी मतलब रूट कहना है इसका कि UPSC 2026 में ठीक यही सवाल पूछा गया। दैट लुक एट द क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है कि ये 1991 मतलब 1919 कहाँ गया भाई, 1919 के मॉन्टेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स ने भारत में हमेशा के लिए मतलब सांप्रदायिक राजनीति का बीज बो दिया। और इस सवाल ने उन सभी स्टूडेंट को फेल कर दिया जो हिस्ट्री को सिर्फ मतलब हम क्या करते हैं, रट्टा मार कर जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको मतलब अंग्रेजों की उस सबसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश कह सकते हैं। चलो देखते हैं दिमाग कैसे खुलेगा, ये थोड़ा पढ़ करके देख लिया जाए क्वेश्चन नंबर 8। क्योंकि अब तक जितना भी क्वेश्चन था वो मैंने डिफाइन आपको अच्छे से कर दिया है। ठीक है, अगर कोई चीज़ में कहीं पर भी गड़बड़ होगा तो कह देना, क्योंकि आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट लाइक यू। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ आपकी तरह, आई एम नॉट ए टीचर। सो मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 मतलब 8 कि द genesis of political alliances based on community lay in the very nature of Montagu Chelmsford Reform 1919। मतलब ये कह रहा है कि भारत में संप्रदाय या जाति रीजन के नाम पर जो राजनीतिक गठबंधन पॉलिटिकल अलायंसेस बने शुरू हुए, उसकी असली मतलब या शुरुआत 1919 के मॉन्टेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स की बनावट में छुपी थी। ठीक है, अब ये कैसे छुपी थी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, रिफॉर्म्स रिटेन्ड एंड एक्सटेंड द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। मतलब 1919 के रिफॉर्म ने सेपरेट इलेक्टोरेट अलग अलग मतलब मंडल के नियम को ना सिर्फ बढ़ाकर रखा बल्कि उस और ज़्यादा बढ़ा दिया। ये बिल्कुल क्या है, सही है। क्यों सही है, चलो देख लेते हैं क्यों सही है, क्या कह रहा है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ये मतलब मैप डिस्कशन करेंगे बाद में। तो 1919 मतलब 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म में अंग्रेज़ों ने मतलब सबसे पहले मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया। लेकिन 1919 के एक्ट में उन्होंने इसे बरकरार रखा और इसका दायरा बढ़ाकर सिक्स इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस तक को दे दिया। तो इसमें क्या हुआ पता है,
जब आप राजनीति के मतलब को रिलीजन के हिसाब से तोड़ देंगे तो राजनीति गठबंधन भी तो कम्युनिटी के नाम पर ही बनेगी ना, धर्म के नाम पर ही बनेगी ना। तो ये सियासत अंग्रेज़ों के टाइम से चला आ रहा है, ठीक है। फूट डालो और राज करो, और अगर आपको बांटना है लोगों को तो धर्म के नाम पे बांट दो, लड़ाई लगवानी है तो धर्म के नाम पे लगवा दो, ठीक है। मैं थोड़ी टॉपिक से साइड भटक गई थी, सॉरी उसके लिए। बट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कहाँ आ गए भाई हम? हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 सही क्यों था, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 है, सेपरेट इलेक्टोरेट वेयर supposed to counter Indian nationalism which was growing stronger। तो ये कह रहा है कि सेपरेट इलेक्टोरेट लाने का मकसद ही ये था कि भारत में जो तेज़ी से बढ़ता हुआ मतलब नेशनलिज्म है उसे तोड़ा या वीक किया जा सके, ठीक है। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है तो क्यों है, देख लेते हैं ये ऑप्शन सही है तो क्यों है। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 सही इसलिए है क्योंकि अंग्रेज मतलब दादू बहुत चालाक थे। अंग्रेज जो दादू थे वो बहुत चालाक थे। उन्होंने मतलब देखा कि कांग्रेस और देश के लोग एक होकर स्वराज मतलब सेल्फ रूल मांग रहे हैं, तो देश में नेशनलिज्म बढ़ रहा है, इसलिए उसको मतलब राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने वोट बैंक को अलग अलग सांप्रदायिक ब्लॉक में बांध दिया, ठीक है, ताकि लोग देश के लिए लड़ने के बजाय आपस में सीट्स के लिए लड़े। समझ में आ रहा है कुछ लॉजिक? यही चल रहा है अभी इंडिया में कि लोग एजुकेशन और अपनी नौकरी के नाम पे मतलब वो वोट नहीं दे रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट उसको क्या कर रहा है, धर्म के नाम पे लड़वा रहा है क्योंकि वो सही मुद्दे पर बात नहीं करे। चलो मैं भटक गई थी, टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसलिए सही है। तो अब देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 क्यों सही है। पहले इसको इरेज कर लो। अब देख लेते हैं भाई ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 तो सही निकला, और ऑप्शन नंबर 3 क्यों सही है। डिप्राइव्ड क्लासेस रेल्ड अराउंड द फेवर्स इनहेरेंट इन सेपरेट इलेक्टोरेट। मतलब ये कह रहा है जो पीछे या वंचित वर्ग मतलब डिप्राइव्ड क्लासेस थे उन्होंने दिखाया कि सेपरेट इलेक्टोरेट में मतलब राजनीतिक फ़ायदा है, इसलिए वो भी इसके चक्कर में अपनी अपनी कम्युनिटी के हिसाब से एक मतलब इकट्ठा होने लगे। ये भी सही है। तो अब देख लेते हैं ये स्टेटमेंट जो बोल रहा है ये सही क्यों है। चलो तो पीछे चलते हैं। पीछे है कि जब सिस्टम में ये रूल आ गया कि रिप्रेजेंटेशन और सरकारी फ़ायदे जाति या संप्रदाय के आधार पर लेने मतलब आधार पर मिले, तो जो मार्जिनलाइज्ड और डिप्राइव्ड क्लासेस पिछड़े वर्ग थे उनके नेताओं को भी लगा कि अगर सेफ सीट सुरक्षित सीट और एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ायदे चाहिए तो उन्हें भी अपनी कम्युनिटी को एकजुट करना होगा। इसी वजह से भारत की राजनीति हमेशा के लिए सांप्रदायिक मतलब कम्युनल में चली गई, ठीक है, फंस गई, इसलिए यही चक्कर हो गया। तो स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों सही है। अब देख लेते हैं कि ये कोर स्टैटिक कहाँ से पूछा गया है। थक गए हरे बाबू, चलिए देख लेते हैं ये कहाँ से पूछा गया है। तो ये जो पूछा गया था स्टैटिक बता देते हैं। ये क्वेश्चन मतलब शेखर बंद्योपाध्याय की प्रसिद्ध बुक
फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर, और स्पेक्ट्रम रजीत आखिर के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ऑफ 1919 और इमर्जेंस ऑफ कम्युनल पार्टीज वाले चैप्टर से लाया गया है। ऑल्सो डायरेक्ट वे और इनडायरेक्ट वे। तो बुक जो हिस्ट्री का है ना, हिस्ट्री बुक जो है, तो वो चाहे बिपिन चंद्र हो चाहे स्पेक्ट्रम हो, दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बट क्वेश्चन आता है डायरेक्ट वे और इनडायरेक्ट वे दोनों तरीके से। अब ये देखो कि ये करंट में कैसे था। अब ये देखो, मैं करंट भी बता रही हूँ, तो करंट भी देख लो। देखो मैंने द हिंदू का करंट यहाँ पर बता दिया है आपके, कैसे वो डायरेक्ट वे और इनडायरेक्ट वे में पूछा है, ठीक है। तो चलो इसका थोड़ा सा डीप सर्च करके बता दिया जाए। तो ये 24 और 25 में सब कैटेगरीज ऑफ रिजर्व क्लासेस और पॉलिटिकल रिजर्वेशन, ठीक है, ये जो न्यूज़ में भी दिया हुआ है, ठीक है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन पर बहुत बड़ी डिबेट चल रही थी, ठीक है। द हिंदू और डाउन टू अर्थ मैगजीन में बड़े बड़े एशे आए थे, जहां हिस्टोरियंस ने इस पूरे रिजर्वेशन और माइनॉरिटी मतलब कोटा के इतिहास को 1919 के मॉन्टेग्यू चर्च फॉर्म रिफॉर्म्स से कनेक्ट करके दिखाया था, ठीक है। तो उसी तरह कनेक्ट करके ये क्या किया है, यूपीएससी वाले ने इसको पूछ लिया है, ठीक है। पूरा स्टैटिक एंड करंट अफेयर पूरा कनेक्ट करके। अब तुम ये देखो कि क्या ये यूपीएससी पीवाईक्यूज में पूछा गया था, तो चलो देख लेते हैं। पॉलिटी और हिस्ट्री के एक्ट्स 1909, 1919, 1935 पर पिछले 31 सालों में 12 से 15 बार सवाल आ चुके हैं। पहले पूछा जाता है कि मतलब डीआर की किस एक्ट से आई, पहले ये सब पूछा जाता था डायरेक्ट वे में। लेकिन 2026 जो है का ट्रेंड ये दिखाता है कि अब यूपीएससी डीप सोशो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस पर सवाल पूछ रहा है, ठीक है। अब ये देखो तुम कि ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट कैसे था और मैप क्या कहता है। तो पहले मैप डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं तुमको बताऊंगी कि ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट था तो कैसे और क्यों। हो ये मैप क्या कह रहा है, ये मैप मैंने क्यों लगाया, ठीक है। ये मैप मतलब अच्छे से डिफ़ाइन करने के लिए। तो जो टॉपिक मैंने आपके साथ शेयर किया ना, पहला पॉइंट कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट का दायरा बढ़ाया गया 1909 से, ठीक है। मैं पहले शुरू में मुस्लिम्स के लिए था, लेकिन 1919 में ये बढ़ा करके सिक्स इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियन तक क्या किया, इसको बढ़ा दिया गया। इसका मतलब ये था कि अब आपका नेता कौन होगा ये आपके मज़हब या जाति पर निर्भर करता है। समझ में आया, यही पॉलिसी अभी चल रही है। तो चलो पॉइंट पर आते हैं। और पॉइंट नंबर 2 क्या है कि पॉलिसी मतलब ब्रिटिश पॉलिसी डिवाइड एंड रूल के बारे में है कि जब इंडिया में नेशनल यूनिटी बढ़ रही थी तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने सेपरेट इलेक्टोरेट का इस्तेमाल नेशनल यूनिटी को तोड़ने और अपने फ़ायदे के लिए किया। समझ में आया। और ऑप्शन नंबर 3 क्या है कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के बारे में है। इसमें नन मतलब ब्राह्मीण ग्रुप जैसे मद्रास में जस्टिस पार्टी और डिप्रेस्ड क्लासेस के लीडर्स ने अपने लिए रिजर्व सीट्स और हास मैनेज रखी शुरू की ताकि उन्हें पॉलिटिकल फ़ायदा मिल सके, ठीक है। ये झोल चल रहा है अभी भी। क्या कहाँ चल रहा है अभी, कहाँ चल रहा है अभी, ये तुम बताओ अभी क्या हो रहा है। अब ये देखो कि ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट क्यों था, ठीक है। क्योंकि मतलब रट्टा मार सिस्टम अब ख़त्म हो गया है। अब स्टूडेंट हमेशा ना मतलब हम क्या करते थे 1919 के एक्ट के फीचर्स रटते थे, जैसे डया की बाइकैमरलिज्म पर यहाँ कोई फीचर्स पूछा ही नहीं गया है। समझ में आया। यहाँ पूछा गया था कि एक्ट की नेचर ने भारत के में सांप्रदायिक
गठबंधन कैसे शुरू किया। ठीक है, हम जो याद करते हैं मतलब डियार्की, बाइकैमरलिज्म, ये सब नहीं पूछा गया। और मतलब तीनों स्टेटमेंट को एसोसिएशन जो कनेक्ट करना दिमागी खेल था। जब तक मतलब वो हम स्टूडेंट मतलब लगता है कि जैसे बुक की कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, जब तक हमें अच्छे से वो पूरा डीप में नहीं पढ़ेंगे तब तक मतलब ये होने वाला नहीं। अब तो समझ में अच्छा से आ गया है। ठीक है, अब क्या चलोगे क्वेश्चन नंबर, पहले इतना तो हो गया है भाई, कितना क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया है। अब हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कनेक्ट कर दिया है, सब बता दिया है। इवन द करंट अफेयर्स, PYQs, स्टैटिक्स, सब चीज़ बता दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा सिंगर जो पैदा हुआ कर्नाटका में पर वो मतलब गाता था हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, और यूपीएससी ने उन पर 2026 में एक ऐसा बाउंसर फेंका जहाँ अच्छे अच्छे एस्पिरेंट इंक्लूडिंग टू मी हालत ख़राब हो गया। ठीक है, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 9। क्या है ये है पंडित मलिक अर्जुन मानसर का घराना पूछा गया। इस एक अकेले सवाल ने प्रूफ कर दिया कि अगर आप मतलब सिलेवार तरीके से करंट अफेयर को स्टैटिक से लिंक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप डीप तरीके से, अगर आप सही तरीके से मतलब स्टैटिक को करंट से लिंक नहीं कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन क्या होगा पता है ना। हाँ, तो आज मैं आपको चलो इसका क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं अच्छा से। आखिर ये क्वेश्चन क्यों पूछा, किस लिए पूछा, एंड करंट में इसका था कि नहीं था, स्टैटिक कहाँ से था इसका, और PYQs में ये पहले आया है कि नहीं आया। ठीक है, तो इसका पूरा अच्छा से पहले देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन हम। क्वेश्चन नंबर 9, पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर द फेमस क्लासिकल सिंगर फ्रॉम कर्नाटका रिप्रेजेंटेड द क्या, ऑप्शन 1 आगरा घराना, ऑप्शन 2 ग्वालियर घराना, ऑप्शन सी पटियाला घराना, और ऑप्शन 4 जयपुर अतुलरी घराना। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब इसका हम लोग डिटेल में समझते हैं कि ऑप्शन नंबर डी क्यों सही है। ठीक है, चलो देखते हैं अच्छा से डिटेल इसका। अब ये देख लेते हैं पहले पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर 1910 से 1992, ठीक है, में मतलब ये ख्याल सिंगिंग के एक बेहतरीन उस्ताद थे और दरबार नॉर्थ कर्नाटक से थे। वैसे तो वो कर्नाटिक म्यूज़िक स्टेट में पैदा हुए थे, लेकिन धरवार रीजन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का एक कल्चरल ब्रिज बना, इसलिए ये। और ऑप्शन नंबर डी क्यों सही है, क्योंकि मतलब जयपुर अतरौली घराना पंडित जी ने अपनी शुरुआती शिक्षा ग्वालियर घराने में ली थी, पर उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी और गायकी की असली मतलब मास्टरी, ठीक है, उस्ताद मंजी खान और उस्ताद बरूजनी खान के अंदर सीख कर हासिल की। ये दोनों उस्ताद जयपुर अतरौली घराने के लेजेंडरी फाउंडर उस्ताद अलादिया खान के बेटे थे। ठीक है, तो पंडित मंसूर को अपने मतलब काफ़ी फेमस राग जो बहुत रेयर और कॉम्प्लेक्स होते हैं उसके लिए जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। बट ऑप्शन नंबर डी तो सही है, बट ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 वो ABC क्यों गलत है, ये भी तो देख लो। तो ये भी देख लेते हैं क्योंकि देखना ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर ए
ये गलत क्यों है? क्योंकि ये घराना ध्रुपद परंपरा मतलब पावरफुल नोमैडिक अल्प और उस्ताद फैज़ उस्ताद फैज़ खान जैसे महान गायकों के लिए जाना जाता है। पंडित मंसूर का इसका ताल्लुक नहीं था, तो इसलिए ये गलत है। और ऑप्शन नंबर बी क्यों गलत है? ये ख्याल गायकी का सबसे पुराना और माँ घराना मतलब मदर स्कूल माना जाता है। पंडित मंसूर ने बचपन में यहाँ थोड़ी सीखा ली ज़रूर थी, पर उनका प्राइमरी रिप्रेजेंटेशन ये नहीं था। ठीक है, इसलिए यूपीएससी ने यहाँ पे ट्रैप खेल दिया हमारे साथ। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी कि अपनी डेलिकेट मतलब फास्ट टन्स और उस्ताद बड़े गुलाम अली खान के लिए फेमस था। ठीक है, इसलिए ये भी गलत है। अब ये देख लो इसका स्टैटिक कोड कहाँ से पूछा गया है, ये कहाँ से आखिर पूछा गया था। ठीक है, तो ये जो है इसका कोड बुक है, ये नितिन सिंघानियाज आर्ट एंड कल्चर के चैप्टर 4 इंडियन म्यूजिक। ठीक है, इंडियन म्यूजिक घराना और गवर्नमेंट की ऑफिशियल सीसीआरटी वेबसाइट से डायरेक्ट पूछा गया है, बट नॉट सो डायरेक्ट, घुमा फिरा करके। ठीक है, अब ये देख लो क्या ये PYQs में पहले पूछा गया था, ये भी देख लेते हैं कि PYQs में पहले ये पूछा गया था कि नहीं। तो पिछले 31 सालों में घराना और उनके एक्सपोनेंट्स पर 4 से 5 बार सवाल पूछ चुका है, जैसे प्रीलिम्स 2012 में और मतलब घराना और 2014 में मतलब बट, लेकिन 2026 में उन्होंने बहुत ही नीचे मतलब डीप सेगमेंट और उठाकर एक ऐसा एक क्वेश्चन दे दिया जो सवाल बनाया नहीं जा सकता था। ठीक है, काफ़ी मुश्किल था वो। अब ये देखो कि ये करंट अफेयर में था क्या, तो ये जनवरी 2026 के द हिंदू की एक बड़ी खबर आई थी। ये देखो मैंने ये दे दिया है मतलब मल्लिकार्जुन मंसूर के एक बहुत बड़ी खबर आई थी कि जिसमें कर्नाटका सरकार ने पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर के दरबार वाले कल्चर सेंटर के लिए 10 करोड़, ठीक है, 10 करोड़ का ग्रांट दिया था उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर। साथ ही सितंबर 2024 में दीवानी म्यूज़िक फेस्टिवल में उनकी ज्ञानी के लेगेसी पर बहुत चर्चा हुई थी। ठीक है, तो ये डिफ़िकल्ट क्यों था, ये देखो आखिर ये जो पूछा गया है ये डिफ़िकल्ट क्यों था, क्योंकि ये कर्नाटिक और हिंदुस्तानी कन्फ्यूज़न की वजह से हम स्टूडेंट कर्नाटक का नाम पढ़ते ही दिमाग में सबसे पहले कर्नाटिक म्यूज़िक सोचते हैं। ठीक है, पर पंडित जी हिंदुस्तानी गायक थे। इस ज्योग्राफिक लोकेशन की वजह से बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए। ठीक है, बहुत से लोग। अब ग्वालियर घराना ट्रैप क्या था, उन्होंने शुरुआत ग्वालियर घराने से की थी, इसलिए जिसने ऊपर ऊपर से मतलब गूगल किया होगा या पढ़ा होगा, पहले पढ़ा होगा, वो ग्वालियर टिक मार देता, पर उनकी पहचान जयपुर अरतौली घराने से थी। ठीक है, अब ये तीसरा ट्रैप क्या था उसमें कि आर्ट एंड कल्चर में मतलब स्टूडेंट याद करके मंदिर और डांस हम रटते हैं, हम पढ़ते हैं, म्यूज़िक के ऐसे माइक्रो लेवल सिंगर्स को अक्सर स्किप कर देते हैं। ठीक है, बट गड़बड़ यहीं हो जाता है एंड हम मार यहीं खा जाते हैं और अपना अटेम्प्ट भी खा जाते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने कितना क्वेश्चन किया और साथ में मैप डिस्कशन नहीं किया है क्या हमने, चलो मैप डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो तुम लोग बोलोगे कि नहीं मैप हुआ नहीं दिखाया, मैप हुआ भी दिखा देते हैं भाई, क्या है मैप क्यों दिया है और क्या बता रहा है ये मैप में। मैप देख लो, अब ये मैप मैंने क्यों दिया, समझने के लिए दिया है, क्योंकि ये मैप बहुत ज़रूरी था, इससे दिमाग में अच्छा तरह से घुस जाएगा।
ये मैप हिंदुस्तानी, जो मैंने अभी आपको पूरा डिफाइन किया है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के अलग अलग घरानाज और पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर के कनेक्शंस को दिखाता है। ठीक है, और क्या बेसिकली पंडित मंसूर जयपुर अरतौली घराने से बिलोंग करते थे। इसके फाउंडर उस्ताद अली अलादिया खान थे, लेकिन उन्होंने स्टार्ट में ग्वालियर घराने से भी थोड़ा ट्रेनिंग लिया था। ठीक है, ये सब दिखा रहा है वही इस मैप में। दूसरे घराने जैसे आगरा, पटियाला और ग्वालियर के फाउंडर्स और प्रोमिनेंट सिंगर्स के नाम भी दिए गए हैं। ठीक है, सब चीज़ बता दिया गया है यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। आपने अब तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर दे, और शेयर भी कर दे, क्योंकि सबको पता चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑल्सो फॉर दैट, वो स्टूडेंट के लिए जो 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं अपना यूपीएससी का। ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये, इसको कनेक्ट करना उनके लिए कि किस तरह से यूपीएससी ट्रैप करता है आपको, किस तरह से वो आपके दिमाग के साथ खेलता है, और किस तरह से वो क्वेश्चन लिंक करके पूछता है, इंक्लूडिंग लाइक स्टैटिक से, करंट से, PYQ से। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक अच्छा से डिफाइन कर दिया है, और इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन पार्ट 1 में शेयर किया था, वो आपने नहीं देखा है तो जाके देख लें। और ये क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग डिस्कशन करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है। उसका बाद पार्ट 3 में मैं आगे आपको अच्छे से डिटेल में डिफाइन करूँगी, क्योंकि काफ़ी सर्च करने में काफ़ी टाइम चल जाता है। ठीक है, और इससे पहले मैंने वो कहा ना, मैंने अच्छा से PPT मैं कर लिया था, बट वो मुझसे गलती से डिलीट हो गया, तो इसको मुझे फिर से बनाना पड़ा, तो इसमें काफ़ी मेहनत लग गई। ठीक है, और उतना टाइम होता नहीं है, क्योंकि मुझे भी पढ़ना रहता है, फिर इसको तैयार करना रहता है, अनदर वर्क भी है। सो डेट्स द रीज़न। तो आगे मैं उसको सर्च करके अच्छे से PPT बनाऊंगी, तब मैं आगे वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, अभी मैं ये लास्ट क्वेश्चन है ये आपके साथ शेयर कर देती हूँ, और आपने अब तक इसको शेयर नहीं किया है तो उन स्टूडेंट के साथ, उन फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको कन्फ्यूज़न रहता है कि ये इतना डिफ़िकल्ट क्यों पूछा 2026 में, और ये किस तरह से पूछा, क्यों स्टैटिक से, करंट से, ठीक है, कैसे आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या बता रहा है। ये लास्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आएगा 11 नेक्स्ट पार्ट में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। तो अगर आपको लगता है कि आपने एशियन हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ ली है, तो मेरे इस एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए जो यूपीएससी 2026 में पूछा गया है। ठीक है, तो सवाल है कि क्षेत्रपत्नी ये शब्द कहाँ से आया, और मैं गारंटी देती हूँ कि 99% लोग जल्दबाजी में इसका आंसर ऋग्वेद लगाकर आए होंगे और सीधे नेगेटिव करवा बैठे। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी ने यहाँ एक ऐसा दिमाग हिला देने वाला ट्रैप लगाया था जो सिर्फ और सिर्फ ये उपिंदर सिंह की स्टैंडर्ड बुक में छुपा था। ठीक है, आज इस छोटे से शब्द के पीछे छुपी पूरी कहानी एक्सपोज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि आखिर ये क्यों पूछा गया, कहाँ से पूछा गया, ये स्टैटिक क्या था, इसका करंट था क्या नहीं था, और इसका क्या PYQs में आया था कि नहीं आया था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट है, फिर अगले पार्ट में आएगा। ठीक है, इन विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग टेक्सेस डज द टर्म क्षेत्रपत्नी मिस्ट्रेस ऑफ द फील्ड ओरिजिनेट। नीचे दिए गए टेक्स्ट ग्रंथों में से किस में से सबसे पहले क्षेत्रपत्नी मिस्ट्रेस ऑफ द फील्ड यानी खेत की मालकिन शब्द का जिक्र आया है। तो ये किस में से आया है? ऑप्शन नंबर
बी सही है अथर्ववेदा से। तो ये क्यों आया है इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, और ये सब का मतलब क्या है ये भी जान लेते हैं। ये सवाल सिर्फ एक शब्द का मतलब नहीं पूछता, बल्कि ये एशियन इंडिया में पोस्टल इकोनॉमी, पशुपालन से एग्रियन इकोनॉमी, खेती बाड़ी के बदलाव की मतलब गहरी समझ चेक करता है। ठीक है, डीप नॉलेज के बारे में बताया है। ये क्षेत्रपत्नी क्या है पता है? मतलब क्षेत्रपत्नी इसका मतलब होता है मिस्ट्रेस, लेडी ऑफ फील्ड। ये पुरुष रूप क्षेत्रपत्नी लॉर्ड ऑफ द फील्ड का फेमाइन मतलब रूप है, जब मतलब घुमांतु पशुपालक समाज, नोमैडिक पोस्टल सोसाइटी धीरे धीरे एक जगह टिककर खेती करने लगा, तो उन्होंने खेत और जमीन की फर्टिलिटी को भगवान देवी के रूप में पूजना शुरू किया। ठीक है, अब मतलब अथर्ववेदा, ये ऑप्शन नंबर बी सही क्यों है अथर्ववेदा? क्योंकि इसका मेल फॉर्म क्षेत्रपति तो ऋग्वेदा के फोर्थ मंडला में मिल जाता है, लेकिन जेंडर बेस्ड घर और खेत से जुड़ा रियलिस्टिक और घरेलू एक्सप्रेशन क्षेत्रपत्नी सबसे पहले अथर्ववेदा के खेती से जुड़े मतलब ग्रंथों, एग्रीकल्चर और जुड़े टून में मिलता है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी सही है। बट ये देखो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी गलत क्यों है, इनकरेक्ट क्यों है? तो ये भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ये सबसे पुराना ग्रंथ है जो एक नोमैडिक और पोस्टल इकोनॉमी को दिखाता है, जहाँ ज़मीन पर कोई पक्का परमानेंट कब्जा नहीं होता था, इसलिए यहाँ फीमेल मालकिन का कंसेप्ट नहीं आया है। ठीक है, इसलिए इसमें ऋग्वेदा में नहीं आया, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 ए इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी, अष्टदेई, ये 4th सेंचुरी BCE में लिखा था। ये संस्कृत ग्रामर की बुक है, कोई रिलीजियस या वैदिक देवी देवताओं को क्या सोर्स नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी, अर्थशास्त्र, इसे मतलब कौटिल्य ने लिखा था। ये एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स कलेक्शन पर फोकस करती है। इसमें वैदिक शब्द नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स मिलते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हेड। अब ये देखते हैं कि इसका पहले मतलब इसका ये जो मैप है ये बाद में समझेंगे। ठीक है, पहले ये आगे देख लेते हैं इसका सोर्स क्या था। ये मैंने करंट भी करेक्ट कर दिया है, पहले सोर्स देख लो। ये स्टैटिक इसका कहाँ से आया है? तो ये RS शर्मा, ठीक है, RS शर्मा की बुक मटेरियल कल्चर एंड सोशल फॉर्मेशन इन एशियन इंडिया। ठीक है, यहाँ से ये पूछा गया है, नॉट इनडायरेक्ट वे। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द एशियन एंड अर्ली मिडिवल और चैप्टर 4 द लेटर वैदिक एज उठाया गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब ये देखो चैप्टर 4 के द लेटर वैदिक एज से ये क्वेश्चन उठाया गया है। अब ये देखो कि क्या ये करंट अफेयर में था? इससे पहले ये दिया हुआ है कि क्या ये PYQs में था या नहीं, पिछले PYQs में पूछा गया है या नहीं। तो UPSC को वैदिक और प्राचीन टर्मिनोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्यार है। ठीक है, पहले उन्होंने मतलब क्षेत्र खलिका या अपार शस्त्रा जैसे शब्द पूछे हैं, जैसे प्रीलिम्स 2020 में, 16 में, 17 में। मगर यहाँ क्या है एक लॉजिक कि 2026 में उन्होंने पहली बार एक जेंडर स्पेसिफिक एग्रीकल्चर डेटिव पर फोकस किया है, इसलिए ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, और ये करंट में कैसे था तो ये देख लो, ये करंट में था और क्यों था। और मैंने ना इसका ये देखो करंट बेस्ड जो टॉपिक था करंट में, ये मैंने लगा दिया है आपको कि यहाँ से पूछा गया मतलब था करंट में, ये पिछले बिफोर द 2 years में।
अब ये देखो यहाँ पर भी दे दिया है मैंने। तो ये 2025-26 में हिस्टोरियंस के बीच वुमेन्स प्रॉपर्टी एंड एग्रियन राइट्स इन एशियन इंडिया, मतलब प्राचीन भारत में महिलाओं के ज़मीन पर अधिकार, ठीक है, कैसे उनके ज़मीन पर अधिकार को लेकर बहुत बड़े डिबेट चल रहे थे, जिस वजह से ये स्टैटिक स्टम्स न्यूज़ में मतलब बहुत हाईलाइट हुई थी, काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुई थी। अब ये देखो एक चीज़ और कि ये इतना क्वेश्चन डिफ़िकल्ट क्यों था, ठीक है। ये ऋग्वेदा वर्सेस अथर्ववेदा जो ट्रैप लगाया था यूपीएससी ने, पहले में जो मैंने कहा था ये जो ट्रैप है, तो जो लोग थोड़ा बहुत मर्तब पढ़ते हैं, जो ऊपर से पढ़ के चल जाते हैं, उन्हें मतलब पता होता है कि हाँ खेती के मंत्र पर ऋग्वेदा मतलब 4 मंडलाज में है, ठीक है, तो वो बिना सोचे ऋग्वेदा टिक कर लाते हैं, इंक्लूडिंग टू मी ऑल्सो। पर उन्हें नहीं पता होता है कि क्षेत्रपति ऋग्वेदा में है और क्षेत्रपत्नी अथर्ववेदा में है। क्या अथर्ववेदा में है, मतलब पति के बारे में ऋग्वेदा में है क्षेत्रपति और क्षेत्रपत्नी के बारे में अथर्ववेदा में, और इसी तरह से वहाँ पर ट्रैप में फंसा दिया गया। अब तुम ये देखो कि मैप, मैं बोली थी कि मैप थोड़ा आपको डिफ़ाइन कर दूँगी, क्योंकि फिर बाद में लोग बोलेंगे नहीं नहीं मैप तो नहीं बताया था, तो लोग बता देते हैं भाई, भागल तो नहीं जा रहे कहीं, बता ही देते हैं, उसके बाद पूरा कंप्लीट करेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 10 तक हो जाएगा यूपीएससी प्रीलिम्स का पूरा पोस्टमार्टम, और क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे, क्योंकि पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। अब ये देखो कि ये मैप मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि समझने के लिए, ठीक है, दिमाग में अच्छा से घुसने के लिए कुछ लॉजिकल मैप चाहिए होता है। तो ये क्षेत्र मतलब क्षेत्रपति और क्षेत्रपत्नी के बारे में, टर्म के ओरिजिन के बारे में है कि मतलब ये हिस्से में क्षेत्रपति है जो ऋग्वेदा के से कनेक्ट होता है, मतलब अर्ली वैदिक पीरियड जब लोग सेमी नोमैडिक थे और गाय चराते थे, ठीक है, इसे ऋग्वेदा में ये है क्षेत्रपति के बारे में। अब ये देखो क्षेत्रपत्नी के बारे में, ठीक है, ये अथर्ववेदा में से है, मतलब कि लेटर वैदिक पीरियड में जब लोग ज़मीन पर खेती करने लगे थे और गाँव बसने लग गए थे, और फेमिनिन गार्डियन स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसलिए ये मैप भी मैंने दिखा दिया, क्योंकि अच्छा से वो दिमाग में आ जाना चाहिए। तो प्लीज़ उसको शेयर करें सब स्टूडेंट के साथ, जो आपके है लोग है, दोस्त है, जो भी है, फ्रेंड वगैरह, एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं पता नहीं, मैं नहीं बता सकती, बहुत मेहनत लगा यार, बहुत मेहनत लगा इसको बनाने में। एंड एक बार पीपीटी भी डिलीट हो गया तो उसको दोबारा बनाना पड़ा, तो और ज़्यादा मेहनत लग गया, और पता नहीं। एंड तो जो भी है ये क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हो गया। 1 to मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कशन कर दिया था यूपीएससी 2026 का, और 3 to 10 क्वेश्चन मैंने पार्ट 2 में कर लिया है, ठीक है, डिस्कशन, और पार्ट 3 में 11 से आएगा, ठीक है। 11 से आगे देखते हैं कितना मैं आपको साथ शेयर कर सकूँगी, और ये डिटेल में है, दैट्स द रीज़न ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग है, बट एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़। और यहाँ तक आपने अगर देख लिया है तो आपका बहुत शुक्रगुजार है हम, एंड थैंक यू फॉर दिस थिंग्स, ठीक है, बाय बाय।